हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। अब हम एक्सप्लेनेशन 5 देखेंगे। एक्सप्लेनेशन 5 को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो किसी ने एक सूट फाइल किया, मतलब सूट 1 मान लेते हैं। इसमें जो रिलीफ मांगा है किसी ने, वो क्या मांगा है सूट 1 में, किसी प्रॉपर्टी का पोजेसन मांगा है, ठीक है। फिर उसके बाद रेंट मांगा है, इंटरेस्ट मांगा है और अदर रिलीफ मांगा। कोई पर्सन मान लेते हैं ए ने बी के खिलाफ सूट फाइल किया और ए बोलता है ये जो प्रॉपर्टी है ये रॉन्गफुल पोजेसन है, बी ने इसको रॉन्गफुल तरीके से इसका पोजेसन ले रखा है, तो इसका पोजेसन मेरे को दे दो। फिर इसका जो भी रेंट बनता था वो भी दे दो, उसके रेंट पे जो इंटरेस्ट लगता था वो भी दे दो, और भी जो अदर रिलीफ है वो भी दे दो। अब कोर्ट क्या करती है सूट 1 में, कोर्ट पोजेसन भी दे देती है ए को और रेंट भी दे देती है, ठीक है, ये दोनों दे देती है। बट कोर्ट इस दोनों पे कुछ बोलती ही नहीं है, ये भी नहीं बोलती कि हम आपको दे नहीं देंगे ये, ठीक है। यहाँ पे साइलेंट हो जाती है, कोर्ट यहाँ पे साइलेंट रहती है। अब ये जो ए हैं ये क्या करते हैं, ये एक दूसरा सूट लेके जाते हैं सेम केस का। ए जो पोजीशन मांगा था, प्रॉपर्टी का रेंट मांगा था, उनको तो मिल गया, बट उनको इंटरेस्ट और भी रिलीफ अदर नहीं मिला, तो वो वही सिमिलर प्रॉपर्टी का केस लेके जाते हैं, दूसरा केस लेके जाते हैं कोर्ट में और बोलते हैं इस प्रॉपर्टी का जो भी इंटरेस्ट है वो आप मेरे को दे दो और अदर रिलीफ दे दो जो मैंने पहले केस में मांगा था। तो कोर्ट क्या देखती है, कोर्ट बोलती है ये जो अभी आप मेरे पास केस लेके आए हो ना, या पहले भी इस पर डिसीजन आ चुका है, मतलब फॉर्मर सूट में भी ये आपने मांगा था, बट वहाँ पे कोर्ट ने कुछ नहीं बोला था, साइलेंट था। तो इसका ये मतलब है अगर कोर्ट वहाँ पे साइलेंट है, आपको 4 रिलीफ में से 2 दे रही है और 2 पे साइलेंट है, तो इसका ये मतलब है कि कोर्ट आपको वो रिलीफ नहीं देना चाहती है, तो आप दोबारा उस रिलीफ को मांगने के लिए दूसरा केस फाइल नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। तो यही बात एक्सप्लेनेशन 5 में बोला गया है। एनी रिलीफ क्लेम्ड इन द प्लेंट which is not expressly granted by decree shall for the purpose of this section be deemed to have been refused। तो क्या बोल रहा है ये एक्सप्लेनेशन 5 कि मान लो 4 रिलीफ आपने मांगा, पोजेसन, रेंट, इंटरेस्ट और कोई और रिलीफ, उसमें से कोर्ट ने 2 रिलीफ आपको एक्सप्रेसली बोल दिया कि ठीक है पोजेसन ले लो और रेंट ले लो, बट इंटरेस्ट पे और अलग रिलीफ जो भी मांगा उस पर कुछ भी नहीं बोलती है कोर्ट। तो मान लो कि उसने कोर्ट ने वो रिलीफ देने से आपको रिफ्यूज कर दिया, तो वो सिमिलर केस आप लेके नहीं आ सकते, तो वहाँ रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा। अब हम एक्सप्लेनेशन 6 देखेंगे। एक्सप्लेनेशन 6 को पढ़ने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं एक ए है, ये कोई प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड केस फाइल करता है एक्स के खिलाफ। अब ए जो है ये बी सी डी ई का रिप्रेजेंटेटिव है, ए है बी सी डी ई का रिप्रेजेंटेटिव है। अब ए बी सी डी ई से पूछता है कि भाई मैं जो केस फाइल किया हूँ एक्स के खिलाफ, उसमें तुम लोगों का भी राइट इन्वॉल्व है, तो बताओ तुम्हारे बिहाफ पे भी मैं केस फाइल कर रहा हूँ, कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। तो ये जो बी सी डी ई है ये बोलते हैं नहीं, आप हमारे बिहाफ पे भी, जो हमारा राइट इन्वॉल्व है उसके बिहाफ पे भी आप केस फाइल कर दो एक्स के खिलाफ, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो ये नो ऑब्जेक्शन बोल देते हैं। अब ए एक्स के खिलाफ उस प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड केस फाइल कर देता है और मान लेते हैं जो डिसीजन है वो एक्स के फेवर में आ जाता है। अब यहाँ पे जो ये इनका राइट था उनका राइट तो मिला नहीं। अब इसमें कुछ समय के बाद सी क्या करता है, चला जाता है वही प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड केस फाइल कर देता है एक्स के खिलाफ जो ए ने फाइल किया था। तो जो ये सी केस फाइल करते हैं इसके खिलाफ उस प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड, तो कोर्ट ये बोलती है ये जो आपने केस फाइल किया है इसमें जो आपका राइट इन्वॉल्व है ये ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। ए आपके रिप्रेजेंटेटिव बन के आए थे पहले केस में, आपको कोई ऑब्जेक्शन हुआ नहीं था, आपने ए को परमिशन दे दिया था अपने राइट को भी इन्वॉल्व करने के लिए उस केस में। तो आपका जो इसमें राइट इन्वॉल्व है इस प्रॉपर्टी में, आपने जो एक्स के खिलाफ सूट फाइल किया है ये ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। तो उस केस में आपका भी राइट इन्वॉल्व था, ए उसको रिप्रेजेंट कर रहा था आपके राइट को, तो वहाँ पे डिसाइड हो चुका था, तो यहाँ पे वापस से हम उसको इंस्यूट नहीं करेंगे, यहाँ पे रेस जुडिकाटा लग जाएगा। तो यही बात एक्सप्लेनेशन 6 में बोला गया है। अब एक्सप्लेनेशन 6 के लैंग्वेज को समझते हैं। When person litigate bona fide in respect of public right or of a private right claimed in the common for themselves and other, all person interested in such right shall for the purpose of this section be deemed to be claimed under the person so litigating।
तो जो मैंने ए बी सी डी का एग्जांपल दिया वही था। ए जो है वो एक्स के खिलाफ केस फाइल करता है और बी सी डी को बोल भी देता है कि हम तुम सारे लोगों के बिहाफ पे केस फाइल कर रहे हैं एक्स के खिलाफ, और इस केस में तुम्हारा भी राइट इन्वॉल्व है, तो तुम्हारे बिहाफ पे मैं ये केस लड़ रहा हूँ। तो सबने कोई आपत्ति नहीं जताई, डिसीजन आ गया। फिर कुछ समय बाद उनमें से एक निकल के आता, मान लेते हैं सी, वो अपने राइट के लिए लड़ता है। तो कोर्ट ये बोलती है कि आपके बिहाफ पे ए ने ऑलरेडी केस लड़ लिया है, वो केस डिसाइड हो चुका है, तो आप दोबारा ये केस नहीं इंस्यूट कर सकते। तो यही बात एक्सप्लेनेशन 6 में बोला गया है। अब आगे बढ़ते हैं क्या भाई। एक्सप्लेनेशन 6 refers to cases in which decision in a subsequent suit may operate as res judicata against the person not expressly named as party to the suit in a representative suit. If parties in subsequent suit can be said to have been represented by party in the former suit, decision of the former suit will bind the party in the subsequent suit. अब हाँ, इसमें मान लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं। अब लेते हैं पी एक व्यक्ति है, वो क्यू के खिलाफ केस फाइल कर देता है कोई प्रॉपर्टी को लेके कि ये जो क्यू के पास प्रॉपर्टी है वो पी का है। अब कोर्ट ने डिसीजन दे दिया किसके फेवर में, क्यू के फेवर में, कि नहीं ये जो प्रॉपर्टी है वो क्यू का ही है, पी के पास नहीं जाएगा इसका पोजेशन। इस पर डिसीजन आ गया। अब कुछ सालों के बाद क्या होता है, पी का जॉइंट फैमिली मान लेते हैं, पी का भाई मान लेते हैं। पी का भाई कौन हो गया, एस मान लेते हैं। पी का भाई, पी ब्रदर, पी का भाई एस है। कुछ सालों के बाद ये फिर से केस फाइल कर देता है क्यू के खिलाफ और बोलता है ये जो प्रॉपर्टी है वो एस का है और इसका पोजेशन एस को दे दिया जाना चाहिए। तो कोर्ट क्या बोलेगी, ये जॉइंट फैमिली का केस है, कोर्ट क्या बोलेगी कि आपके भाई साहब ऑलरेडी आए थे और क्यू के खिलाफ केस फाइल किया उन्होंने, और वो केस ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है और आप उनके रिप्रेजेंटेटिव हो। एस दोबारा केस फाइल करता है, बट वो जो पहले वाले केस में था उसका कहीं जिक्र नहीं होता है। जो पी ने क्यू के खिलाफ केस फाइल किया था, एस का कहीं भी उस केस में जिक्र नहीं होता, एक्सप्रेसली उसका कहीं भी नाम मेंशन नहीं है। बट जॉइंट फैमिली है तो एस उसका भाई है, तो उसका रिप्रेजेंटेटिव हुआ उस केस में भी, तो उसका रिप्रेजेंटेटिव हुआ ना एस, क्योंकि जॉइंट फैमिली में उसका भाई है वो। तो जो एस दोबारा केस लेके आता है क्यू के खिलाफ उस प्रॉपर्टी को लेके, तो कोर्ट बोलता है कि आपके भाई साहब ऑलरेडी आके ये केस फाइल कर चुके हैं, उस पर डिसीजन आ चुका है, भले ही आप वहाँ पे आपका नाम नहीं था बट आप उस केस के रिप्रेजेंटेटिव भी थे, तो यहाँ पे रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा, रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा। तो यही बात एक्सप्लेनेशन 6 में बोला गया। अब एक्सप्लेनेशन 6 में केस देखते हैं, कुंजमन वर्सेस जगन्नाथ। इसमें क्या है, इसमें ये बोलती है कि कोई भी मैनेजिंग मेंबर के द्वारा, जॉइंट फैमिली के मैनेजिंग मेंबर के द्वारा कोई भी सूट लाया गया और वो डिसमिस हो गया, फिर वही केस सब्सिक्वेंटली लाया जाता है किसी जूनियर मेंबर के द्वारा और वो जूनियर मेंबर उस सूट में प्रो फॉर्मा डिफेंडेंट था, तो भी अगर वो सब्सिक्वेंट सूट लाया जाता है किसी जूनियर मेंबर के द्वारा तो वहाँ पे सब्सिक्वेंट सूट पे बार लग जाता है, वहाँ रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाता है। प्रो फॉर्मा डिफेंडेंट वो होते हैं कि उनको एज डिफेंडेंट तो बनाया जाता है बट उनके अगेंस्ट में कोई रिलीफ क्लेम नहीं करती है पार्टी, तो प्रो फार्मा डिफेंडेंट इसी को बोलते हैं। बट आगे चल के इस प्रो फार्मा डिफेंडेंट के कॉन्सेप्ट को ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये रहा एक्सप्लेनेशन 6। हाँ, आगे देखते हैं, एक और बात जान लेते हैं कि अगर कोई भी पार्टी जो है वो जो भी उसका राइट है वो सिर्फ अपने लिए क्लेम कर रही है किसी केस में और किसी के लिए नहीं क्लेम कर रही है, भले ही उसका जो राइट है वो कॉमन टू अदर पीपुल है। जैसे कि ए बी सी डी वाला एग्जांपल दिया था, मान लेते हैं ए जो है वो एक्स के खिलाफ केस फाइल किया था और बट ए जो है वो सिर्फ अपने लिए केस फाइल किया था, वो बी सी डी को कुछ बोलता भी नहीं है, वो बोलता भी नहीं कि हम तुम्हारे लिए केस फाइल करेंगे, वो सिर्फ अपने राइट के लिए कर रहा है। तो जो बी सी डी का भले ही जो राइट है वो ए के साथ कॉमन है एक्स के खिलाफ, बट फिर भी वो जो ए है सिर्फ अपने लिए केस फाइल किया था, अपने राइट के लिए केस फाइल किया था, बी सी डी राइट के लिए नहीं केस फाइल किया था, उनको रिप्रेजेंट नहीं किया था, उनके बिहाफ पे केस फाइल नहीं किया था। तो अगर बी सी डी में से अगर कोई भी बंदा वापस से केस फाइल करता है एक्स पे तो वहाँ पे रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। हाँ, बट अगर ए उनके बिहाफ पे भी केस फाइल किया है एक्स के खिलाफ तो वहाँ रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ज़्यादा क्लियरिटी के लिए एक्सप्लेनेशन 6 का। मान लेते हैं एक ट्रस्ट का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं ट्रस्ट में बहुत सारे लोग होते हैं, राम है प्लस 10 लोग और हैं। अब एक रमेश नाम का व्यक्ति है। अब इसमें क्या है, राम 10 लोगों के साथ हैं। अब ये राम है, ये ट्रस्ट
का केस लेके जाते हैं और रमेश के खिलाफ फाइल कर देते हैं। अब रमेश के फेवर में डिसीजन आ जाता है, तो इस ट्रस्ट से निकल के कोई दूसरा व्यक्ति मान लेते हैं, दूसरे व्यक्ति का नाम श्याम है, वो रमेश के फेवर में केस फाइल नहीं कर सकता वो ट्रस्ट से रिलेटेड, उस जो राम ने फाइल किया था, क्योंकि जो राम है वो ऑटोमेटिकली श्याम को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो पूरे ट्रस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ट्रस्ट का कोई मेंबर वापस से, जैसे कि श्याम वापस से आके रमेश के खिलाफ वो सिमिलर केस फाइल नहीं कर सकते हैं जो राम ने फाइल किया है। तो ये एक्सप्लेनेशन 6 बोलता है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये लेक्चर। तो ऐसे ही आप डिटेल लेक्चर देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल विधिशाला को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और अगर बाई चांस अगर आपको यूट्यूब पे देखने का मन नहीं है इस लेक्चर को, तो आप मेरे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म www.vidhisala.co.in पे भी जाके ये CPC कोर्स में जाके इस लेक्चर को एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।